नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, एसएससी सीपीओ 2024 पॉलिटी वन शॉट, मतलब एक क्लास लेंगे हम, 1 घंटे की होगी या आधे घंटे की होगी, जो भी होगी, उसमें जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं सीपीओ में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं आपके 2022, 23, 24 में, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। अगर मैं बात करूं फोर्स लेबर की, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23, ऑप्शन नंबर डी। जो आर्टिकल 23 होता है वो क्या करता है, वो फोर्स लेबर को लिए रोकता है। मतलब आपके जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे, उनको किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ढाबे वगैरह पे, मतलब लेबर का काम करने के लिए मना करता है, उसको रोकता है। ये होता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 19, जो बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताता है आर्टिकल 19। ठीक है, अब इन सभी के बारे में एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं भाग 3, जो आपका पार्ट 3 है, उसको हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगर हम इस इंग्लिश में बात करें तो फंडामेंटल राइट से संबंधित है भाग 3। ठीक है बच्चों, देखो अब हम बात कर रहे हैं भाग 3 की। अगर मैं सबसे पहले भाग 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में क्या है, भाग 1 में क्या है आपका, यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाग 2 की, तो भाग 2 में है आपका नागरिकता। क्या है, नागरिकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप भी बोलते हैं। उसमें आपके आर्टिकल होते हैं आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। उसके बाद अगर हम बात करें भाग 3 की, तो मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। इसमें क्या किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट्स है वो क्या करता है, रिट्स जारी करता है। क्या करता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट्स जो है वो रिट्स जारी करता है। और अगर इसी में मैं आर्टिकल 226 की बात करूं तो 226 क्या करता है, उसमें हमारा जो हाई कोर्ट है वो रिट्स जारी करता है। ये तो था आपका मेन की क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, तो समानता का अधिकार, मतलब राइट टू इक्वेलिटी। उसके बाद अनुच्छेद 19 से 22 की अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर हम बात करें 23-24 की, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हम बात करें 25-28 की, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम बात करें 29-30 की, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 32 की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है बच्चों, वो याद रखनी है आर्टिकल 31। ठीक है, आर्टिकल 31 क्या याद रखना है बच्चों, ये था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था बच्चों, ये था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट था। इसको क्या कर दिया गया, इसको डिलीट कर दिया गया, मतलब DELET, डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 1978 में हुआ था। उसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया, और अब इस राइट टू प्रॉपर्टी को रख दिया गया है आर्टिकल 300A के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो आपसे पूछी जाती है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिलीट किया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा डिलीट कर दिया गया। आर्टिकल 300A में अब इसको रख दिया गया है। अगर मैं बात करूं 1978 की, देखो जब इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया, उसी टाइम जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारा श्रीलंका ने क्या किया था, श्रीलंका ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था। क्या किया था, श्रीलंका ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आपको ये याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, EFER और C। ठीक है,
ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस और कल्चरल। ठीक है, ये सब आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इन सभी की अच्छे से ट्रिक मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 14 की, अनुच्छेद 14 की, तो कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, कहने का मतलब है राइट टू इक्वालिटी। कानून जो है वो सभी के लिए समान है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 15 की, तो कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो आपका रंग पे हो, ठीक है, किसी कास्ट पे हो, ठीक है, सेक्स पे हो, जैसे मैन वुमेन, किसी भी उस पे कोई भी आपका सामाजिक भेदभाव नहीं होगा। अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो 16 क्या होता है बच्चों? 16 होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे। उसके बाद 17 होता है अस्पृश्यता या छुआछूत निषेध, मतलब अबोलिशन। ठीक है, अबोलिशन किसका? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या होता है बच्चों? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत की बीमारी। 18 होता है उपाधियों का अंत, मतलब अबोलिशन ऑफ टाइटल। किसका? जो टाइटल मिलते हैं उन सभी का अबोलिशन। उसके बाद आते हैं बच्चों अनुच्छेद 19 के। अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार आपके ये हैं, सबसे पहले है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपना विचार कहीं भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता, बिना किसी हथियार के हम कहीं भी सभा सम्मेलन कर सकते हैं। संघ एवं परिसंघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद है भारतीय क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। भारतीय क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, हम भारत के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं। और व्यापार व कारोबार की स्वतंत्रता, हम कहीं भी जाकर अपना व्यापार और कारोबार कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों अनुच्छेद 20 अपराध व दोष के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? जो अपराध है, जो दोष है, उसके विरुद्ध संरक्षण। 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है बच्चों, ये आपने अच्छे से देखना था। उसके बाद आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 कहता है व्यक्ति अंततः आत्मा की आवाज़ के आधार पर किसी भी धर्म को अपना सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम जो है वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हमें कोई भी धर्म अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रबंधन, मतलब हम किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, जैसे स्कूल वगैरह बनाते हैं, उसमें कोई भी लैंग्वेज चला सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है संस्थाओं को दी जाने वाली चंदे की राशि पर मुक्त होगी, उस पर कोई भी कर नहीं होगा। अनुच्छेद 28 कहता है राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध। उसके बाद 29-30 आता है वर्ग के हितों का संरक्षण। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है बच्चों, वो आता है आर्टिकल 32। देखो आर्टिकल 32 के बारे में बता देता हूँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे पहले आर्टिकल 32 क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके द्वारा रिट्स जारी करता है। टोटल कितने टाइप की रिट्स होती हैं? 5 टाइप्स की, वो आगे बताएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट की रिट्स 32 जारी करता है तो 226 क्या करता है? हाई कोर्ट की रिट्स जारी करता है। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है जो आर्टिकल 32 है इसको B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा क्या कहा गया था? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा गया था? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनफोर्सेबल बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसको किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एसएससी सीपीओ 2023 में 3 अक्टूबर 2023 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन वही हैं जो पूछे गए हैं, देखो ये भी है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरा खतरा कहता है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं होगा। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको उस अपराध की सिर्फ एक ही सज़ा मिलेगी, 2 सज़ा नहीं मिलेंगी। तो वो है अनुच्छेद 20(2). ठीक है, सिर्फ एक ही मिलेगी और जो सज़ा मिलेगी वो उसी टाइम के उसके द्वारा मिलेगी, जो उस टाइम लॉ बना होगा ना उसी लॉ के द्वारा मिलेगी। ये नहीं है कि बाद में चेंज कर दिया तो अलग से देंगे, नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है भारत
में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का गांधीवाद सिद्धांत है? अगर मैं बात करूं गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ग्राम पंचायत का आयोजन करना। अगर हम बात करें डीपीएसपी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हमने कहाँ से लिया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं भाग 4। भाग 4 क्या आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य की नीति निदेशक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद आपके 36 से 51 तक हैं। इम्पोर्टेंट आता है अनुच्छेद 38, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 क्या कहता है? सामान्य न्याय होगा, निःशुल्क विधिक सहायता होगी। 40 जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपका पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत का संगठन। देखो बच्चों, अब अगर बात आई है ग्राम पंचायत की, तो आपने याद रखना है जो ये पंचायती राज सिस्टम है ये कैसे आया था? जो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1993 में, ठीक है, उसके अंतर्गत आया था। कौन से शेड्यूल में है? पंचायत हमारा शेड्यूल 11 में है। अगर यहीं मैं बात करूं म्यूनसिपैलिटीज़ की, कहाँ की बात करें बच्चों? म्यूनसिपैलिटीज़ की। अगर हम बात करें म्यूनसिपैलिटीज़ की, तो म्यूनसिपैलिटी आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1993 में आया था, और ये हमारे 12th शेड्यूल में है। दोनों आपस में रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने एक साथ बता दिए हैं। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 74th, ये है शेड्यूल 11 में, ये है शेड्यूल 12 में। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 41। 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूतित सहायता का संबंध इससे रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है हमारा 43 कै। 43 कै कहता है जो सरकारी समितियां होती है उनका सर्वधन। 44 कहता है यूसीसी, इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस में है? आर्टिकल 44 में है, आपने याद रखना है। बाकी आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, इनको ना भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग आयुष्मान भारत योजना अ हेल्थ स्कीम। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉल्स अंडर डैश ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो आर्टिकल 47 है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आता है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृ अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता के सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए? तो वो आ जाएगा आपका आर्टिकल 42, अनुच्छेद 42 के तहत। ये सारे मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। जब आपातकाल की स्थिति आती है तो सर्वाधिक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? वो होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के पास होती हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो इन बच्चों इनका आर्टिकल होता है आर्टिकल 52। अगर मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट की तो उसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 63। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री का आर्टिकल होता है आर्टिकल 75। ये सारे आपने याद रखने हैं। ठीक है, देखो बच्चों, उसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, भाग 2 मैंने बताया था सिटीजनशिप, आर्टिकल किस से लेके 5 से लेके 11 तक। ठीक है, जिसे हम नागरिकता भी बोलते हैं। ठीक है, 4 आपको पता है डीपीएसपी से संबंधित है। उसके बाद है Which of the following has been incorrectly listed as the condition for becoming a citizen of India? अगर आपको भारत का एक नागरिक बनना है, एक सिटीजन बनना है, तो उसकी कुछ निम्नलिखित शर्तें होती हैं। जन्म से नागरिकता, बिल्कुल ठीक है। देशीकरण से नागरिकता, बिल्कुल ठीक है। वंशानुगत नागरिकता, ठीक है। संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी वाला पहले होता था, अब इसको हटा दिया गया है, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय नागरिकता है ये। तो देखो, भारत में नागरिकता सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्ट 2 की, पार्ट 3 पार्ट 4 मैंने बता दिया, ये आता है पार्ट 2। अगर पार्ट 2 की बात करें तो सिटीजनशिप से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिटीजनशिप से
नागरिकता से संबंधित है। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11। देखो अब सबसे पहले जन्म, दूसरा है वंश, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है देशीयकरण और फिर है क्षेत्र का समावेश। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके ये होते हैं। ये क्षेत्र का समावेश हटा दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 5 से लेकर 11, देखो बच्चों समझाऊंगा बहुत प्यारे तरीके से। अनुच्छेद 5 कहता है जन्म से भारत का नागरिक हो, मतलब जिसका जन्म भारत में ही हुआ हो। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से आवर्जन, मतलब माइग्रेट करके आने वाले की नागरिकता। पहले पाकिस्तान से भारत आया, ठीक है, उसके बाद भारत से पाकिस्तान गया तथा भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। 8वां, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का ना होना। अगर हम किसी दूसरे देश में जाके वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारे पास फिर भारत की नागरिकता नहीं होगी। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए कानून। ये सारी शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, किसके पास होती है? संसद के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, रिट से संबंधित है। जब अदालत को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तो कौन सी रिट जारी करता है? वो करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, कौन सी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्हेन रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट देयर इज अ अनलॉफुल अरेस्ट ऑफ ए पर्सन। ठीक है, ये होती है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद देखो रिट आर्टिकल 32 में जारी की जाती है रिट, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, आर्टिकल 226 में क्या होता है? जो हाई कोर्ट है उसकी रिट्स जारी की जाती हैं। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो पहली होती है हैबस कॉर्पस, जिसको हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है टू हैव अ मैन। उसके बाद होती है मैंडेमस, प्रमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सृश्योरी, उत्प्रेक्षण और एक होती है क्यू वारंटो, अधिकार पुच्छा। ठीक है, सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम क्या कहते हैं? हैबस कॉर्पस कहते हैं, और उसका मतलब होता है टू हैव अ मैन। इस रिट में अदालत के आदेश का महत्व होता है कि इसे बंदी के संरक्षण को निर्देशित किया जाता है जो उन्हीं की कैदी की अदालत के सामने लाने के लिए मजबूर करता है। मतलब अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा होता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति के पास सार्वजनिक पद संभालने की कानूनी अधिकार है या नहीं। ठीक है, अगर आप किसी पद पे हो तो आपके पास वो संभालने का कानूनी अधिकार है भी या नहीं है। उसके बाद होता है बच्चों परमादेश। अदालत एक आदेश जारी करती है जो उन्हें कानून द्वारा अनिवार्य एक विशिष्ट कार्य करने के लिए मजबूर करता है। उसके बाद है प्रतिषेध, इसे स्टे ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इस रिट को जारी करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में कार्रवाई समाप्त कर दी जाती है। उसके बाद आता है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्कृष्ट रिट की जारी करता है। मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई आदेश जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसको कैंसिल करने के लिए ये रिट जारी कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो आर्टिकल 75 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 76 भी बता देता हूँ। आर्टिकल 76 आता है महान्यायवादी का, जिसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, इसको अपॉइंट कौन करता है बच्चों? इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, तो नो फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है, जब हमारे राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का मन करेगा वो इसे हटा भी सकता है, अपॉइंट भी कर सकता है। ये होता है आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 52 की, तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान, यह राष्ट्रपति का औपचारिक प्रमुख का पद ब्रिटेन से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रेसिडेंट है उनका औपचारिक पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल है, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज है, द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं
सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 की बात करूं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक एकल संकरणीय मत द्वारा होगा। और 56 होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, बच्चों देखो इनकी एज जो होती है राष्ट्रपति बनने की, न्यूनतम एज होती है 35 साल। ठीक है, आर्टिकल बता दिया था मैंने 52 होता है, बाकी सारे आर्टिकल बता दिए। इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें भाग 5 की, संघ की, यूनियन की, अनुच्छेद 52 से 151 तक। अनुच्छेद 57 कहता है दोबारा निर्वाचन, एक व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब एज आपकी 35 साल होनी चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। उसके बाद है अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति को शपथ जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कहने का मतलब है जो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो दिलाते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 61 राष्ट्रपति का महाअभियोग मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस। क्या होता है 61 में? इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है। 62 कहता है राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन पद विधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा। उसके बाद अब आ जाता है हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आता है अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 64 आता है अनुच्छेद 64 सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। जो सभापति है, उपराष्ट्रपति क्या होता है? एक्स वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो बच्चों बात की गई है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। बात की गई है यहाँ राज्यसभा की। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राजा की एज कितनी होती है? 30 साल। राजा की मैक्स मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसोल्व। राज्यसभा जो है कैन नॉट बी डिसोल्व, कभी भी भंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये एक परमानेंट हाउस है। ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालेगा। मान लो राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या वो किसी कारणवश नहीं होते हैं तो उनका कार्यकाल कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। और 6 महीने के अंदर दोबारा राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा। नहीं तो एक ये चीज़ याद रखना, जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। मतलब रिज़ाइन किसको करेंगे? जो प्रेसिडेंट हैं वो रिज़ाइन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो रिज़ाइन करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 कहता है निर्वाचन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संकरणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। उसके बाद है 67 कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, दोनों की एक तो एज 35 साल होनी चाहिए और दोनों का जो टेन्योर है, जो बच्चों कार्यकाल है, वो 5 साल तक होता है। आर्टिकल 68 कहता है चुनाव का समय। उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करने की चर्चा, अतः इसको निश्चित समय पर किया जाएगा। 69 कहता है शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बच्चों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अनुच्छेद 70 कहता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 71। देखो सारे बता दूंगा, अच्छे से पढ़ लेना। अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है। जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति के जो भी विवाद हैं उनको कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा आर्टिकल 71 के तहत। 72 कहता है समाधान शक्तियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के पास क्या होता है? डेथ पेनल्टी जो होती है उसको क्षमा करने की वो होती है। तो समाधान शक्तियाँ, राष्ट्रपति को विभिन्न मामले क्षमा करने की शक्तियाँ और किसी मामले में दंडादेश को निलंबन करने की शक्तियाँ होती हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72 के तहत।
73 कहता है संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए कानून राष्ट्रपति बनाएगा। 74 आता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, मतलब COM। और इस COM की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में, महान्यायवादी के बारे में। यह केंद्र सरकार का अधिकारी कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 78 होता है प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि संसद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दी जाएगी। उसके बाद आता है बच्चों एक राज्यपाल अपने कार्यालय की समाप्ति के बावजूद डैश तक पद पर बना रहेगा। एक गवर्नर जो है शैल नॉट विद स्टैंडिंग विद द एक्सप्रेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड इस ऑफिस अंटिल, कब तक बना रहेगा? जब तक उसका उत्तराधिकारी जो है उसके कार्यालय में प्रवेश करता है, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल होता है बच्चों गवर्नर ये भी 35 साल का होना चाहिए आपका, ठीक है। अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जो राज्यपाल है उसकी जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। 155 कहता है बच्चों राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो गवर्नर हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल के पद का कार्यालय। 157 कहता है राज्यपाल के रूप में नियुक्त की गई योग्यताएं। 158 कहता है राज्यपाल कार्यकाल की शर्तें। और 159 कहता है राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। देखो अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा। लेकिन गवर्नर को शपथ कौन दिलाएगा? जो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो शपथ दिलाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है अनुच्छेद 160। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 160 की तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। 161 कहता है क्षमा आदि की और मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। देखो ये डेथ पेनल्टी को माफ़ नहीं कर सकता, जो मतलब मौत की सज़ा है उसको माफ़ नहीं कर सकता राज्यपाल, इसको सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। अनुच्छेद 162 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 163 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा। 164 कहता है मंत्रियों के अन्य उपबंध राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 165 कहता है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का गठन। अगर मैं बात करूं 1905 की तो बच्चों 1905 देखो 1905 में क्या हुआ था? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? एक मिनट रुकना, इसको अच्छे से लिख देते हैं। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। बंगाल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। विभाजन किसने किया था 1905 में? ये किया था आपका लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था और 1911 में इसको कैंसिल कर दिया गया था। किसके द्वारा? 1911 में इसको कैंसिल कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा इस विभाजन को ख़त्म कर दिया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद है एक राज्यपाल जो है वो अपने कार्यालय की समाप्ति के बावजूद डैश तक पद पर बना रहेगा, ये हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है When the President of India keeps a bill except money bill and constitutional amendment bill pending for an indefinite period, it is called, उसको क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहते हैं, ठीक है। ज्ञानी जेल सिंह पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। उसके बाद आता है बच्चों भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 3 है, ठीक है। अ मनी बिल अंडर द आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111 जो है, पहली चीज़ आपने याद रखनी है, मनी बिल का आर्टिकल क्या है? 111, ठीक है।
of Constitution of India presented to the President for assent has to be endorsed by a certificate of the signed by him or her that it is a money bill or not। सिंपल सी बात है, ये कौन डिसाइड करेगा कि वो मनी बिल है या नहीं है? कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है तो वो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो डिसाइड करेगा कि वो मनी बिल है या वो मनी बिल नहीं है। और मनी बिल का अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 111। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 80 की तो वो होता है राज्यसभा और 81 में होता है लोकसभा। देखो बच्चों यहाँ समझा देते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी पार्लियामेंट। ठीक है, क्या होती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होती है हमारी संसद। ठीक है, पार्लियामेंट जो है देखो पार्लियामेंट यहाँ लिख लेते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट होती है संसद। पार्लियामेंट जो है वो हमारी 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे आते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है बच्चों, एक होता है हमारा लोकसभा, ठीक है, और एक होता है हमारा राज्यसभा। इन 3 चीज़ों से बनकर पार्लियामेंट बनती है। प्रेसिडेंट की बात करूं तो आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 52। लोकसभा की बात करें और राज्यसभा की, राज्यसभा का आर्टिकल है आर्टिकल 80, लोकसभा का है आर्टिकल 81। अब इनकी एज की बात कर लें तो प्रेसिडेंट बनने के लिए एज होनी चाहिए 35, राजा कितने का? 30 का। ठीक है, और लोग कितने के? लोग छोटे होते हैं राजा से, तो लोग हो गए उनकी एज होगी 25 साल। जो लोकसभा के मेंबर बनेंगे उनकी एज होनी चाहिए 25 साल, राज्यसभा के मेंबर बनेंगे उनकी एज होनी चाहिए 30 साल। राज्यसभा मतलब राजा है ऊपर है तो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा मतलब लोअर है नीचे है तो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अनुच्छेद 85 कहता है संसद के सत्रों, सत्रावास और विघटन के प्रावधानों से संबंधित है। बजट सत्र फरवरी और मार्च में, मॉनसून सत्र आता है जुलाई अगस्त में, और शीतकालीन सत्र आता है नवंबर दिसंबर में। तीनों के तीनों सत्र आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले बजट सेशन फरवरी मार्च, मॉनसून सेशन जुलाई अगस्त, और शीतकालीन सत्र होता है अपना नवंबर दिसंबर में। उसके बाद है अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक में दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है। 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 5 वर्षों के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की संयुक्त रूप से संबोधित किया जाएगा। और मंत्री और महान्यायवादी, संसद में मंत्री और महान्यायवादी विशेष प्रावधान के तहत संसद में बोल सकता है, लेकिन महान्यायवादी जो है वो सदन में मतदान नहीं कर सकता। देखो जो अटॉर्नी जनरल है वो किसी भी कोर्ट में जा सकता है, किसी भी उसमें जैसे जॉइंट सेशन हो गया या कोई भी सेशन होगा उसमें बैठ सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। उसके बाद आ गया, ये मैंने अच्छे से बता दिया था, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें डिलीट कर दिया गया था या रिमूव कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए फंडामेंटल राइट। तो 1978 में हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इस राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A के अंदर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है संशोधन। देख लेते हैं बच्चों, देखो पूरी पॉलिटी अच्छे से कवर करवा दी है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जिसका भी सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का, सीएचएसएल का पेपर है, सबसे पहले आता है पहला संविधान अधिनियम 1951 में हुआ था। उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो 9th शेड्यूल था उसको ऐड किया गया था। उसके बाद है 7वां संशोधन अधिनियम 1956, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 10वां संशोधन अधिनियम 1961, जिसमें दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1962 को, जिसमें गोवा, दमन, दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। उसके बाद आया था बच्चों 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड का गठन अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जों के साथ किया गया था। उसके बाद आया था 14 संविधान संशोधन अधिनियम, पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा थी। 8 शेड्यूल में हमारा लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, तो जो सिंध है उसको ऐड किया गया था 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगर मैं बात करूं 24वां संशोधन अधिनियम 1971, तो संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दी गई।
36वां संशोधन अधिनियम 1975, तो सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है 42वां, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों 42वां, जिसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो ये 3 वर्ड हैं। ठीक है, 3 वर्ड कौन कौन से हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से 3 वर्ड हैं जो इसमें जोड़े गए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, इन तीनों को इसमें जोड़ा गया था। 7वीं अनुसूची, 5 विषयों को राज्य सूची में संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। पहला था शिक्षा, फिर आपका जंगलों को बाट एवं माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 51A, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। उसमें नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था, जिसके सरकार द्वारा 1976 में गठित किया गया। अब टोटल कितने हैं, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, ये 51 में 10 जोड़े थे। उसके बाद आता है बच्चों 44वां संविधान, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखो 1978 में जो 44वां संशोधन अधिनियम में क्या किया गया था, अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधानों को उलट दिया, जिसने सरकार को अनुच्छेद 368 द्वारा अपनी इच्छा अनुसार संविधान में संशोधन करने की अनुमति दी थी। जो 44 था उसमें क्या किया गया था, सरकार की इस अनुचित शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 31 में सूची से हटा दिया गया और उसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये मैं वीडियो शुरू हुई जब से बताने लग रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई लिखित सलाह के आधार पर ही की जा सकती है। उसके बाद है बच्चों 52वां संशोधन अधिनियम 1985, दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान करते हुए एक नई 10वीं सूची जोड़ी गई। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम बोलते हैं। 61वां संविधान संशोधन जो था, लोकसभा और विधानसभा 1989 में हुआ। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखो बच्चों, अभी इलेक्शन हुए हैं तो आपसे पेपर में ये चीज़ पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1989 में, उसमें क्या किया गया था, जो वोटिंग एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगर मैं बात करूँ 65th की, तो उसमें क्या था, जो SC ST के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और SC ST के लिए एक विशेष अधिकारी कार्यालय दिया गया। ठीक है, उसमें से आपने याद रखना है 71st 73rd। 71st क्या था आपका, देखो ये भी याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। 69 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा किया 11th शेड्यूल में जोड़ा गया। ठीक है, और म्यूनसिपैलिटीज़ को 74th में जोड़ा गया था। उसके बाद आता है 86 में क्या हुआ था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। 92 में हुआ था बोडो डोगरी सैंथाली मैथाली, ये आपने याद रखनी है। 101वां हुआ GST, 102वां हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, और अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने याद रखना है वो है 104। 104 हुआ कब हुआ बच्चों, 2020 में हुआ। उसमें क्या हुआ, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं ना, एंग्लो इंडियन, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, उसको हटा दिया गया। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस that all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of president। अगर हम बात करें आर्टिकल 77 की, तो आर्टिकल 77 में ये चीज़ दी गई है।
ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है किस भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। देखो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें 10 संवैधानिक कर्तव्य जोड़े गए थे और जो 11वां जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अब टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास? 11 हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो पार्ट 4A भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। उसके बाद आता है दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। पहला कहता है राज्यपाल सरकार, जो राज्यपाल है वो राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। दूसरा है मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानूनों और नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही, दूसरा और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अभी बताया था उपराष्ट्रपति, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अगर हम बात करें राज्यसभा की, इसको हम क्या कहते हैं? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। इसमें राज्यसभा में एज कितनी होनी चाहिए? राज्य की एज 30 होनी चाहिए। और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 80 होता है। ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट मेंबर है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, कैन नॉट बी डिसॉल्व, उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा 1950 से संबंधित है। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अब बात आई है 1950 की, तो 1950 में याद रख लीजिएगा जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, वो कब सेटअप हुआ था? 1950 में सेटअप हुआ था। ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61, 36 से लेकर 51 डैश से संबंधित है। अगर हम बात करें आर्टिकल 36 से लेकर 51 की, तो वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित हैं, जो कि हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड से लिया है। बिना अनुमति के कितने दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहने पर कोई संसद सदस्य अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? अगर 60 दिनों तक कोई वहां नहीं जाएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? विदाउट परमिशन विल अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको हम पार्लियामेंट का मेंबर नहीं मानेंगे। उसके बाद है भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित लिए गए हैं? तो ये यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 का, उससे संघीय योजना ली गई, राज्यपाल की कार्यपालिका, उसके बाद है न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ली गई और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र सरकार द्वारा राज्य की नियुक्तियां और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार हमने कनाडा से लिया गया है। अगर मैं बात करूं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की, आयरलैंड की, तो आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है उसको लिया है, और राज्यसभा के लिए संसद नामांकन लिया गया है। उसके बाद अगर जापान की बात करें तो जापान से हमने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से लिया गया है। अगर मैं बात करूं रूस की, सोवियत संघ, यूएसएसआर, उस टाइम पे क्या था बच्चों? यूएसएसआर था, आज इसको हम रशिया कहते हैं। उससे हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक शब्द हैं प्रस्तावना में वो लिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूके। यूके से क्या लिया गया है? कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, रिट्स ली गई हैं, संसदीय विशेषाधिकार और जो द्विसदनतीय है वो हमने यहाँ से ली गई है। अगर मैं बात करूँ यूएस की, तो यूएस से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले देख लेते हैं जर्मनी से। जर्मनी से क्या लिया गया है हमने? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा,
राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, और जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने यूएस से लिया गया है। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो गणतंत्र, रिपब्लिक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए आदर्श को लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनुच्छेद 21A के समान है? तो आर्टिकल 50A1 का जो फर्स्ट है वो 21A के समान है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, वो क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद है, संविधान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निम्नलिखित के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनका प्रावधान दिया गया है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं आपातकालीन स्थिति, मतलब कहने की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री? अगर मान लो आपातकाल लग जाता है देश में, इमरजेंसी लग जाती है, जो हमारा आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है वो कभी भी निलंबित नहीं होंगे, कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। अगर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविज़न की, तो इमरजेंसी जो है वो हमारी 3 टाइप की होती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 में होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और 356 में होती है स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और 360 में होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, आज तक नहीं लगी है। अगर मैं स्टेट रूल की बात करूं तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ पहला जो कि 1952 में कहाँ पे लगा था? पंजाब में लगा था प्रेसिडेंट रूल पहली बार। अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, आर्टिकल 352 की, 352 में आता है बच्चों नेशनल इमरजेंसी। क्या आता है हमारा? नेशनल इमरजेंसी। इसमें क्या आता है? इसमें 3 बार लगी है। देखो, एक तो 1975 में लगाई थी, किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने लगाई थी, ठीक है, 1975 में। उसके बाद एक 1971 में और एक 1962 में। 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, उसमें, और 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था, उसमें ये लगा था। तो नेशनल इमरजेंसी अब तक सिर्फ 3 बार लगी है, ठीक है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट? अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो यह भारत के राष्ट्रपति का परामर्श देता है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों का निपटारा कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। निचली न्यायालय कोई अपील सुन सकता है, बिल्कुल ठीक है। और यह मौलिक अधिकारी को सुरक्षा के लिए विभिन्न रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट आपका 226 आर्टिकल के तहत रिट जारी करेगा, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी आकार या रूप से इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो ये आ जाता है आर्टिकल 17, ये होता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 होता है अबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये सभी हमने पहले देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 51A, ये हमने देख लिया है। उसके बाद है, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट बाय, विशेष बहुमत से उनको रिमूव किया जाएगा। ये नहीं है कि जिसका मन किया उसने हटा दिया, तो एक विशेष बहुमत होगी, उसके द्वारा इनको हटाया जाएगा। देखो बच्चों, दोबारा वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट बट इन 1978 वॉज मेड अ लीगल राइट एज पर द आर्टिकल 300A। पहले आर्टिकल 31A में क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको कैंसिल कर दिया गया और 300A में रख दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द टर्म जुडिशियल रिव्यू बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसका जो जुडिशियल रिव्यू है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। उसके बाद आता है, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान है, तैयार करने के लिए कितना समय लगा था?
तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये याद रखना है। सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन था 9 नवंबर 2022 की शिफ्ट सेकंड का, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पार्लियामेंट्री क्वेश्चन नहीं है, तो दीर्घ सूचित प्रश्न पार्लियामेंट्री क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एस्टेब्लिश, NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एस्टेब्लिश हुआ था अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किसके नेतृत्व में पारित किया गया था, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो संविधान में उनका समावेश अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपका करेक्ट नहीं है। वैन वॉज द वोटिंग एज, देखो अभी बताया था जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1989 में, उसमें जो है वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी, 21 से कितनी कर दी गई थी बच्चों, 18 कर दी गई थी। और ये जो है किसके टाइम पे हुआ था, राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था, किसके टाइम पे, राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था, याद रखना। अभी इलेक्शन हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूँ भाग 3 की, जिसमें क्या है हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। क्या है बच्चों, फंडामेंटल राइट्स हैं, किस आर्टिकल से हैं, आर्टिकल 32 से लेके आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट हैं आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, तो भारतीय संविधान का भाग 4 ये करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A के तहत की जाती है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ वंस चॉइस, मतलब अनुच्छेद 22 के तहत ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों से दूसरे उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने का अधिकार होता है, तो वो राष्ट्रपति के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एड्रेस टू द, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो डैश को संबोधित किया जाता है, तो वो नागरिकों को संबोधित किए जाते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों की शिक्षा पर